पार्थ चटर्जी ने ईडी को बताया था कि अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद करोड़ों के कैश उनके नहीं हैं। वो महज एक चौकीदार थे जिसका काम पैसों की रखवाली करना था। पार्थ ने यह भी कहा था कि जो मिला है वह तो कुछ भी नहीं, सारा माल तो वो ले गए। पार्थ चटर्जी का इशारा साफ था कि सारा माल पार्टी का था, लेकिन टीएमसी पहले ही इस बात से इनकार कर चुकी है कि अर्पिता के घर से बरामद करोड़ों के कैश से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो खुलासे हुए हैं उससे पार्थ चटर्जी के दावों में सच्चाई दिखने लगी है, क्योंकि पार्थ और अर्पिता के खातों की जांच से पता चला है कि 3 साल के दौरान उन खातों से 700 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ है। पार्थ और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के बैंक खातों की जांच करने पर पता चला है कि साल 2016 से 2019 के दौरान उनमें करीब 700 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। साथ ही पार्थ और अर्पिता के कई संयुक्त बैंक खाते मिले हैं। अकेले अर्पिता के बैंक खातों से प्रतिदिन 20 से 30 लाख रुपए का लेन देन हुआ। इन सभी को व्यावसायिक लेन देन के तौर पर दिखाया गया है। वहीं इस खुलासे के अगले दिन ही सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल सेवा आयोग के पूर्व सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा और पूर्व अध्यक्ष अशोक साहा को गिरफ्तार कर लिया। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। योग्य उम्मीदवार ममता सरकार पर निशाना साध रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। बंगाल में इसी साल हुए नगर निकाय के चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस में उम्मीदवारी को लेकर भी व्यापक तौर पर रुपए का लेन देन हुआ था। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में ईडी को इसका पता चला है। ये सारे रुपए शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किए गए बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के पास गए थे या कहीं और। ईडी इसका पता लगाने में जुट गई है। पार्थ चटर्जी नगर निकाय के चुनाव के वक्त तृणमूल के प्रदेश महासचिव थे और उम्मीदवारों के चयन में उनकी अहम भूमिका रही थी। नगर निकाय के चुनाव के समय तृणमूल में उम्मीदवारी को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसकी वजह से बाद में उम्मीदवारों की सूची में बदलाव भी करना पड़ा था। ईडी को पता चला है कि शिक्षक की नौकरी बेचने को लेकर रुपए का लेन देन स्कूल सर्विस कमीशन के कार्यालय के बाहर होता था। पार्थ के बेहद भरोसेमंद 2 लोग इस बाबत रुपए की उगाही करते थे। अब पार्थ और अर्पिता से सीबीआई करेगी पूछताछ शिक्षक भर्ती घोटाले में। ईडी द्वारा पार्थ चटर्जी तथा उनकी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार करने के बाद अब सीबीआई दोनों को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। सीबीआई इस घोटाले की मूल मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इसके लिए विशेष अदालत में आवेदन किया जाएगा। सीबीआई का कहना है कि इस मामले की जांच के दौरान कई अहम तथ्य मिले हैं, जिसके लिए पार्थ और अर्पिता से पूछताछ जरूरी है। वहीं शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी कोलकाता की ऐतिहासिक प्रेसिडेंसी जेल में एक एकांत कक्ष के अंदर श्री रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों को पढ़कर और कुछ तला हुआ खाने की चाहत के साथ खुद को अन्य कैदियों से अलग रख रहे हैं। चटर्जी ने कागज और कलम की मांग करते हुए कहा कि वह सलाखों के पीछे के जीवन के बारे में लिखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव के दौरान भयंकर खेला होगा का नारा लगाने वाले टीएमसी के बाहुबली नेता अनुव्रत मंडल के साथ सीबीआई ने खेला कर दिया। लंबे समय से अनुव्रत मंडल किसी न किसी बहाने से सीबीआई के समन का पालन नहीं कर रहा था। आखिरकार सीबीआई ने मंडल को दबोच लिया। पशु तस्करी मामले में फंसा अनुव्रत मंडल मेडिकल रिपोर्ट की पोल खुलने के बाद सीबीआई के दफ्तर में हाजिर हुआ। उसके बाद सीबीआई ने मंडल को गिरफ्तार कर लिया। अनुव्रत मंडल पर पशु तस्करी का आरोप है। सीबीआई ने इस मामले में तृणमूल नेता को 10 बार तलब किया था। हालांकि बीमारी का बहाना बनाकर वो पेश नहीं हो रहा था। इसके बाद सीबीआई के अधिकारी उसके बीरभूम आवास पर गए थे। वहां से उसे एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शारीरिक परीक्षण के बाद कहा कि अनुव्रत को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को सोमवार को भी पेश होने के लिए समन जारी किया था, लेकिन खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वो अस्पताल में भर्ती हो गया। फिर वहां से शाम को बोलपुर के लिए रवाना हो गया। बोलपुर रवाना होने से पहले सीबीआई का एक और नोटिस आ गया, जिसमें उसे बुधवार को पेश होने के लिए कहा गया। बुधवार को पेश होने के बाद सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके पहले सीबीआई की टीम मंडल के घर पहुंची थी तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मंडल ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते पहुंचने में असमर्थता जताई थी, लेकिन केंद्रीय एजेंसी ने 7 सदस्यीय मेडिकल टीम गठित की तो मंडल के बहानों की पोल खुल गई। मेडिकल टीम के सामने जैसे ही मंडल आया, नाराज लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए।
इधर मेडिकल बोर्ड ने भी कह दिया कि उसे अस्पताल में भर्ती किए जाने की जरूरत नहीं है। अब सीबीआई ने उसे दोबारा तलब किया था। हालांकि मंडल ने फिर से पेश होने में असमर्थता जताई है। साथ ही बेड रेस्ट की सलाह का पेपर सीबीआई के सामने प्रस्तुत किया। डॉक्टर चंद्रनाथ अधिकारी, जिन्होंने सादे कागज पर बिस्तर पर आराम करने का नुस्खा दिया था, उसी डॉक्टर का आरोप है कि बोलपुर अनुमंडल अस्पताल के अधीक्षक मुर्मू ने उसे यह सलाह जारी करने के लिए मजबूर किया था। इसके बाद मुर्मू पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मुर्मू ने अपने बचाव में कहा कि उसे बीरभूम जिला प्रशासन ने मंडल के आवास पर मेडिकल टीम भेजने के लिए कहा था। सीबीआई अधिकारियों ने सवाल किया है कि कैसे एक सरकारी अस्पताल अधीक्षक का पद संभाल रहा डॉक्टर एक जूनियर डॉक्टर को एक सादे कागज पर चिकित्सा सलाह जारी करने का निर्देश दे सकता है। सीबीआई के अधिकारी इस मामले में मुर्मू से पूछताछ करने पर विचार कर रहे हैं। पिछले हफ्ते बीरभूम में छापेमारी के बाद सीबीआई को इस मामले में कुछ और सबूत मिलने के बाद मंडल को एक नया समन नोटिस जारी किया गया, जिसने इस मामले को नया मोड़ दे दिया। सीबीआई ने अनुव्रत मंडल के लिए निजी सुरक्षा कर्मी सहगल हुसैन को गिरफ्तार किया। उसके बाद एक और करीबी सहयोगी तुलु मंडल के घरों पर छापा मारा था और भारी मात्रा में चल और अचल संपत्ति जब्त की थी। सूत्रों के अनुसार सहगल हुसैन, जो अब आसनसोल में अदालत के आदेश के बाद हिरासत में है, उसके भी कथित तौर पर आय से काफी अधिक संपत्ति थी। वहीं जांच एजेंसी ने मंडल से 19 मई को करीब 3.5 घंटे तक इस मामले में पूछताछ की थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लोक सेवकों की मिलीभगत से हो रहे मवेशी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने 21 सितंबर 2020 को पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर अनधिकृत पशु व्यापार के संबंध में सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट सतीश कुमार और कई अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े घोटालेबाज, तस्कर और अपराधी जांच एजेंसियों से बचने के लिए किस तरह का हथकंडा अपनाते हैं, उसका सबसे ताजा उदाहरण अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी है। असल में सरकार ममता की है, इसलिए सभी सरकारी विभागों पर टीएमसी का बोलबाला है। पुलिस हो या प्रशासन, टीएमसी का नाम सुनते ही सिर के बल खड़ा हो जाता है। टीएमसी के घोटालेबाजों और तस्करों ने सरकारी अस्पतालों को एक तरह से शेल्टर होम बना दिया है। जब ईडी, सीबीआई या दूसरी एजेंसी पूछताछ के लिए बुलाए तो वे आराम से सरकारी अस्पतालों में जाकर छुप जाएं। पार्थ चटर्जी ने भी ऐसा ही खेल किया था, लेकिन कोर्ट के आदेश पर ईडी उसे भुवनेश्वर ले गई, जहां पता चला कि पार्थ का मेडिकल रिपोर्ट फर्जी था। उसे बेड रेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। पार्थ के कदमों पर चलते हुए अनुव्रत मंडल ने भी सीबीआई से बचने के लिए वही किया। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को अपने घर बुलवाया और उससे फर्जी बेड रेस्ट का पर्चा बनवा लिया और उसे सीबीआई के सामने पेश कर दिया। लेकिन जब सीबीआई ने मेडिकल कमेटी बना दी, तब अनुव्रत मंडल के फर्जी वाले का भांडा फूटा। मंडल की जांच करने वाले डॉक्टर ने आरोप लगाया कि उन्हें मवेशी स्मगलिंग केस में गिरफ्तार आरोपी को बेड रेस्ट देने के लिए मजबूर किया गया था। दरअसल टीएमसी के बीरभूम अध्यक्ष को 10वीं बार सीबीआई ने समन भेजा था। मंडल स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देकर अब तक बचे हुए थे। आखिरकार सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने अपने पत्र के साथ 2 प्रिस्क्रिप्शन की प्रतियां संलग्न की और जांच एजेंसी के अधिकारियों से अपने शहर कार्यालय में पेश होने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा। प्रिस्क्रिप्शन एसएसकेएम और बोलपुर अस्पतालों के डॉक्टरों के थे। बोलपुर अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर चंद्रनाथ अधिकारी ने कहा कि अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बुद्धदेव मुर्मू ने उन्हें मेडिकल जांच के लिए मंडल के आवास पर जाने का आदेश दिया था। डॉक्टर चंद्रनाथ ने बताया कि मेरा पहला संदेह तब सामने आया जब अधीक्षक ने मुझे एक ब्लैंक पेपर पर प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कहा। फिर जब मैं उसे देखकर वापस आ रहा था तो एक पुरुष नर्स ने मुझे यह कहने के लिए बुलाया कि अस्पताल के अधिकारी ने मुझे अस्पताल की सील का इस्तेमाल न करने के लिए कहा था। तब उनका खेल मेरे लिए स्पष्ट हो गया। मेरी अंतरात्मा ने मुझे सच के साथ बाहर आने के लिए प्रेरित किया। अगर मैं अकेला होता तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन अब मुझे डर है क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा है। हमारे पास एक उच्च श्रेणी का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, लेकिन निचले स्तर पर ऐसे लोग हैं जो भ्रष्ट हैं। डॉक्टर ने अपनी कथित बातचीत का एक ऑडियो क्लिप भी जारी किया है। इससे पहले सीबीआई अधिकारी जब सुबह 11 बजे एजेंसी के कोलकाता कार्यालय में पेश होने के लिए मंडल को समन करने उनके आवास पहुंचे, उसी समय बोलपुर उप मंडल अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम भी वहां पहुंची।
प्रारंभिक जांच के बाद मेडिकल टीम एक ब्लैंक पेपर पर मंडल को 14 दिन के बेड रेस्ट के लिए चिकित्सीय सलाह देकर बाहर निकली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की नजर अब दूसरे राज्यों पर है। हिमाचल, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित 9 राज्य ऐसे हैं जहां आम आदमी पार्टी सरकार बनाना चाहती है और जमकर प्रचार कर रही है। लेकिन इधर दिल्ली में उसके झूठे वादों की पोल हर दिन खुलकर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल का खेल यह है कि पहले वो स्कीम बनाते हैं, लागू करते हैं और इसके बहाने प्रचार पर जमकर खजाना लुटाते हैं। यह बात और है कि जितना माल वो प्रचार पर लुटाते हैं उतना तो स्कीम के लाभार्थियों को भी नहीं देते। मतलब यह कि केजरीवाल की मंशा अखबारों और टीवी चैनल्स में अपना चेहरा चमकाने की है, योजना का क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही मामला दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना का है। इस योजना के तहत छात्रों को 10 लाख तक का लोन दिया जाना था। स्कीम के विज्ञापन पर केजरीवाल ने 1 साल में 19 करोड़ रुपए उड़ा डाले, लेकिन इस स्कीम का लाभ महज 2 छात्रों को ही मिल पाया। ये अपनी तरह का शायद सबसे बड़ा फरेब है, जहां योजना के लाभार्थियों से सैकड़ों गुना ज्यादा पैसा सिर्फ प्रचार पर खर्च कर दिया गया। आरटीआई के जरिए मिली जानकारी में दिल्ली सरकार ने 2015 में दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली से 10वीं या 12वीं करने वाले छात्रों को कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन की सुविधा देना था। लेकिन आरटीआई से जो जानकारी हासिल हुई है उसके हिसाब से वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना का लाभ पाने के लिए 89 छात्रों ने आवेदन किया था, जिसमें से सिर्फ 2 छात्रों को ही लोन दिया गया। लेकिन इसी बीच इसी अवधि में दिल्ली सरकार ने इस योजना के विज्ञापन पर 19 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यानी सरकार ने 2 छात्रों को सिर्फ 20 लाख रुपए का लोन दिया और प्रचार पर सैकड़ों गुना रुपया खर्च किया। इस दौरान प्रिंट मीडिया में 46,22,685 रुपए और टेलीविजन मीडिया को 18,81,618 रुपए के विज्ञापन दिए गए। यानी कुल मिलाकर 19,27 लाख रुपए योजना के विज्ञापन पर खर्च हुए हैं। इस जानकारी के बाहर आते ही आम आदमी पार्टी की सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। साल 2015 में इस योजना की शुरुआत करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि देश में पहली बार पेरेंट्स को अपने बच्चों को हायर और स्किल एजुकेशन दिलाने के लिए फाइनेंस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अभी तक लोग इस बात से डरे रहते थे कि अगर बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेजें तो पैसा कहां से आएगा। आज हम दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना शुरू कर रहे हैं। इसके तहत सरकार उसके लोन की गारंटी लेगी। सिसोदिया ने कहा था कि अभी तक जिस ब्याज पर छात्रों को लोन मिलता था, इस योजना के तहत उससे 0.5% कम ब्याज पर लोन दिए जाएंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया के दावों से इतर साल दर साल यह योजना दम तोड़ती चली गई। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक कुल 1139 छात्रों ने लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन महज 363 छात्रों को ही लोन मिला। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 58 छात्रों ने इस योजना के लिए आवेदन किया और सभी छात्रों को लोन मिला। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 424 छात्रों ने लोन के लिए आवेदन किया और 176 को लोन मिला। 2017-18 में 177 छात्रों ने आवेदन किया और 50 छात्रों को लोन मिला। वहीं 2018-19 में 139 छात्रों ने लोन के लिए आवेदन किया और 44 को मिला, जबकि 2019-20 में 146 छात्रों ने इस लोन के लिए अर्जी दी, लेकिन सिर्फ 19 को ही लोन मिल पाया। फिर 2020-21 में 106 छात्रों ने आवेदन किया और सिर्फ 14 को लोन मिला और बीते साल 2021-22 में लोन के लिए आवेदन करने वालों छात्रों की संख्या केवल 89 थी और महज 2 छात्रों को ही लोन मिला। तमाम दावों के बावजूद आवेदन करने वाले छात्रों में से महज 31% को इस योजना का लाभ मिला। भाजपा नेता हरीश खुराना ने इस योजना को लेकर केजरीवाल की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हमेशा कहती है कि अरविंद केजरीवाल घोषणा और विज्ञापन मंत्री हैं या दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल है। केजरीवाल जी जगह जगह जाकर गारंटी की बात कर रहे हैं। अगर ऐसी गारंटी है तो भगवान ही मालिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल में यह शायद घोटालों का दौर है। हर रोज एक नए घोटाले के खुलासे के साथ सुबह हो रही है। पहले शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी फंसे और उनके साथ साथ कई अधिकारी गिरफ्तार हुए। फिर पशु तस्करी घोटाले में बाहुबली टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया गया। मनरेगा से लेकर कोविड महामारी के खरीद घोटाले और चक्रवात के समय मुआवजे व राहत सामग्री कोष घोटाले में ममता सरकार जांच के दायरे में है। वहीं अब कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बंगाल के 8 आईपीएस अधिकारियों को समन जारी किया है और अगले हफ्तों में दिल्ली में पेशी के लिए बुलाया है। इस घोटाले के तार सीधे तौर पर ममता बनर्जी सरकार से जुड़े हैं, क्योंकि इससे पहले ईडी ने कोयला तस्करी मामले में मार्च में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रुजिरा और उनकी बहन मेनका गंभीर से भी पूछताछ कर चुकी है। साथ ही मेनका गंभीर के पति, उनके पिता समेत कई रेलवे अधिकारियों और व्यापारियों से भी सीबीआई ने पूछताछ की थी। वहीं अभी जिन अधिकारियों को समन जारी किया गया है
ये सभी ममता सरकार में बड़े अधिकारी माने जाते हैं और ऊंचे पदों पर काबिज रहे हैं। इसीलिए ममता सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आईपीएस अधिकारी सुकेश जैन, ज्ञानवंत सिंह, राजीव मिश्रा, श्याम सिंह, सेल्वा मुरुगन, कोटेश्वर राव सहित बंगाल कैडर के 8 आईपीएस अधिकारी ईडी के सामने पेश होंगे। इनमें डीआईजी नागरिक सुरक्षा श्याम सिंह को भी 24 अगस्त 2022 को तलब किया गया है। वहीं एडीजी आईजीपी आईबी राजीव मिश्रा को 26 अगस्त 2022 को ईडी ने तलब किया है। एडीजी एसटीएफ ज्ञानवंत सिंह को 22 अगस्त, एसपीडब्ल्यू बीपीआरबी तथागत बस को 30 अगस्त 2022 को तलब किया गया है। वहीं डीआईजी ट्रैफिक सुकेश जैन को 29 अगस्त, एसओ मुख्यालय एसीबीडब्ल्यू बी कोटेश्वर राव को 23 अगस्त, एसपी पुरुलिया सेल्वा मुरुगन को 25 अगस्त, एसपी सीआईएफ भास्कर मुखर्जी को 31 अगस्त 2022 को ईडी ने तलब किया है। बता दें कि इसमें से कुछ आईपीएस अधिकारियों को साल 2021 में भी तलब किया जा चुका है। इससे पहले सीबीआई ने जुलाई 2022 में कोयला चोरी मामले में अपनी पहली चार्जशीट पेश की थी, जिसमें मुख्य आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला सहित 41 लोगों को नामजद किया गया था। गौरतलब है कि करोड़ों रुपए का कोयला चोरी घोटाला पश्चिमी बंगाल के कुनुस्तोरिया और पश्चिमी वर्धमान जिले के कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ईसीएल की खदानों से जुड़ा है। इसमें 8 पब्लिक सर्वेंट, पूर्व महाप्रबंधक, मुख्य प्रबंधक और ईसीएल के कुछ मौजूदा अधिकारी शामिल हैं। सीबीआई ने 27 नवंबर 2020 को एक चार्जशीट दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि ईसीएल के पब्लिक सर्वेंट और सीआईएसएफ, रेलवे और अन्य विभागों के अज्ञात अधिकारियों ने ईसीएल के कोयला भंडार से और रेलवे साइडिंग में पार्क किए गए कोयला स्टॉक से अवैध तरीके से कोयले की बिक्री और आपूर्ति की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।